उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र है। बच्चों, अब देखते हैं वितरिकाएं क्या होती हैं। वितरिकाएं उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। उत्तरी मैदानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब के मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब बच्चों, दोआब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। यह शब्द दो शब्दों दो और आब से मिलकर बना है। आब का मतलब होता है पानी। बच्चों, क्या आप जानते हो पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है? पंज का अर्थ है 5, आब का मतलब होता है पानी। अब पढ़ते हैं आगे। गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदी के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला है। उत्तरी मैदान का तीसरा भाग है ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहते हैं भाबर मैदान। हिमालय पर्वत से नीचे शिवालिक की ढाल पर बनी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी को ही भाबर कहा जाता है। सभी नदियां इस पट्टी में आकर मिल जाती हैं। भाबर मैदान सिंधु से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। अगला भाग है तराई। भाबर मैदान के दक्षिण में फिर से नदियां निकलती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा हुआ है। अब है भांगर। इस मैदान का आकार वेदिका जैसा है। यह नदियों के पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। इसकी मिट्टी बहुत ही कंकरीली होती है। अब है खादर। यह मैदान नदियों के नए निक्षेप से बनते हैं, यानी नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी से। इनका निर्माण हर वर्ष होता है। ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो बच्चों, महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा होता है, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार वाले भूभाग में ऊंची ऊंची चोटियां नहीं, बल्कि चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग होता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तभी इसको
प्राचीन भूभाग का हिस्सा माना जाता है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन के पठार। आइए इसे मानचित्र में देखते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का मध्य उच्चीय भाग है और यह है दक्कन का पठार। चलिए अब मध्य उच्च भूमि के बारे में विस्तार से जानते हैं। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। यह भाग अरावली के दक्षिण पूर्व तथा विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में फैला हुआ है। अगर पश्चिम में देखें तो यह राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिलता है। अब जानते हैं इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं। तो बच्चों, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंधु, बेतवा और केन। ये नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और यह सभी नदियां जाकर यमुना में मिल जाती हैं। बच्चों, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बघेलखंड कहते हैं और पूर्व को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, जो कि दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है, यानी कि अलग किया गया है। अब जानते हैं दक्कन के पठार यानी कि दक्षिण के पठार के बारे में। तो बच्चों, दक्षिण के पठार की भौगोलिक बनावट त्रिभुजाकार की है, जैसा कि आपने मानचित्र में देखा। यह पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में चौड़े हिस्से या भाग पर सतपुड़ा की श्रृंखला और पूर्व में महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल की श्रृंखला है। बच्चों, यह दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे हम मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार कहते हैं। यह भाग एक भ्रंश यानी फॉल्ट के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। पश्चिम से पूर्व की ओर दक्कन के पठार की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जिनके नाम हैं गारो, खासी और जयंतिया। बच्चों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे हैं। पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। आइए पहले मानचित्र में देखें कि यह घाट कहाँ पर हैं। तो बच्चों, पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर है। यह पश्चिमी तट के समानांतर है। इन्हें हम केवल दर्रों द्वारा ही पार कर सकते हैं, क्योंकि यह निरंतर है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। इस घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इस घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। जब नमी से भरी हवाएं मार्ग में पर्वत आने के कारण ऊपर उठती हैं और संघनन होता है, उस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग का सबसे ऊंचा शिखर अन्नाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। अब पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। शुरू करने से पहले इसे भी मानचित्र में देख लेते हैं। आपने देखा, पूर्वी घाट का विस्तार निरंतर नहीं है, बल्कि अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे काट देती हैं। इस घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और इस घाट की ऊंचाई मात्र 600 मीटर है।
इस भाग या घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। इस घाट के पश्चिम में शेवराय और जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। उद्गमंडलम, जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी में स्थित नगर है। यह दक्षिण का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी के क्षेत्र को ही हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए यहाँ के शैल आग्नेय हैं और इन्हीं शैलों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है।